टॉपिक लेके आया हूँ, वो टॉपिक है कैशिंग। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं किसी सेमिनार में जाता हूँ या जब भी मैं किसी ट्रेनिंग सेशन में होता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन जो मेरे से अक्सर पूछा जाता है वो क्वेश्चन है कैशिंग, कि सर कैशिंग क्या होती है, कैशिंग को क्यों यूज़ करते हैं, कैशिंग को जो एग्जीक्यूशन होता है कैशिंग का वो कैसे चलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए अभी एक वीडियो लेके आऊँ कैशिंग के लिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से भी कई लोगों के बारे में दिमाग में ये डाउट हो, क्वेश्चन हो कि यार ये कैशिंग होता क्या है, ये चलता कैसे है। सो कैशिंग के बारे में अगर मैं आपको डेफिनेशन वाइज बात करूं तो जो मुझे आइडियल डेफिनेशन लगती है वो भी आपके जो स्क्रीन है वहां पे आ रही है। सो कैशिंग की जो डेफिनेशन होगी वो ये बनेगी कि कैशिंग इज अ टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन टू एक्सेस डेटा मोर क्विकली। कैशिंग is used where the original data is expensive to fetch। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करूं, सो कैशिंग एक बेसिकली क्या हो गया कि एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन हो गया, और उसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें डेटा क्विकली फेच करना होता है। तो अगली चीज मैंने क्या यहाँ पे लिखी कि जब भी आपके पास जो डेटा होता है वो एक्सपेंसिव होता है फेच करने में। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव का मतलब महंगा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके रुपए लगने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारा एक्सपेंसिव बोलने का मतलब ये है कि वो डेटा जिसका साइज बहुत ज्यादा होता है। अब अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली बताऊं तो आप देखिए क्या होता है कि आप एज्यूम करिए कि आपके पास एक डेटाबेस है और वहां पे आपके पास कुछ 4-5 टेबल हैं। जब आप ज्वाइन का यूज करेंगे और जब भी आप डेटा फैच करते हैं कई सारी टेबल के साथ या फिर अपनी एक किसी पर्टिकुलर टेबल से भी, तो वो टाइम पे जब आपके डेटाबेस का साइज ज्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो कोड का एग्जीक्यूशन है उस पे भी आप लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा। तो वहीं पे कैशिंग जो है पिक्चर में आ जाता है कि देखिए, अब आप एज्यूम करिए कि आपने एक एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट की और वो एसक्यूएल क्वेरी क्या करती है, डेटाबेस से डेटा लेके आती है और आपको दिखाती है। अब अगर आपका डेटाबेस का साइज ज्यादा है तो क्या होगा, जब भी आपके पास कोई जना आएगा तो वो क्वेरी फेच करेगा, आपके सर्वर पे लोड पड़ेगा। अब एज्यूम करिए कि एक क्वेरी है जिसको एग्जीक्यूट होने में 1 सेकंड लगता है। अब अगर आपके पास 1000 यूजर आए तो क्या होगा, सबको 1-1 सेकंड का टाइम लगेगा और आपका जो डेटाबेस है, सर्वर है, उस पर लोड पड़ेगा। यहीं पे मैं आपको अगर एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दूं, सॉल्यूशन क्या है, कैशिंग। देखिए, जैसे ही आपके पास फर्स्ट यूजर आएगा तो वो क्या करेगा, आपका डेटाबेस में से डेटा को फेच करेगा और दिखा देगा। और वो क्या करेगा, डेटा को फेच करने के बाद जो सारा का सारा डेटा है वो एक फाइल में डाल देगा। अब जब भी कोई नेक्स्ट यूजर आपके पास आएगा तो आप डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव नहीं करेंगे, आप उस फाइल से रिट्राइव करेंगे। तो देखिए आपका काम कितना इजी हो गया, हर बार आपको डेटाबेस के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप उसी फाइल से निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब भी डेटाबेस को एक बार फैच करेंगे, डेटा लेंगे और अपनी फाइल में डाल देंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब डेटाबेस में कुछ अपडेट होगा तो उस फाइल में कैसे अपडेट होगा, तो इसका भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप जो मैंने आपको फाइल बनाया है कि आप वो फाइल में डेटा डालते हैं, साथ ही साथ आप एक चीज और भी चेक करते हैं कि जो फाइल है अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम से पुरानी हो गई है, लेट्स से एज्यूम वो फाइल अगर 1 घंटे पुरानी है तो फिर से डेटा फैच कर लो। तो अब क्या होगा, आपके पास नया नया डेटा आता रहेगा और आपका जो कैशिंग है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो होप सो कि आपको जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी वो चीज़ समझ में नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकल यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस में एक 6 टेबल बनाई हुई है। तो आपको सबसे पहले ना यहाँ पे एक टेबल का जो लॉजिक है, रिलेशन है, वो समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाई है सिटी की। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मेरे सिटी का नाम, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है गेम नाम से, यहाँ पे क्या है मेरा गेम 1, गेम 2, गेम 3 कुछ है। इसी तरीके से एक टेबल बनाई है हमने स्टडी नाम से, और एक टेबल बनाई है हमने टीचर नाम से, और एक टेबल हमने बनाई है यहाँ पे फी नाम से। फी पे बाद में चलते हैं। एक हमने बनाई है यहाँ पे स्टूडेंट नाम से। अब स्टूडेंट की टेबल में क्या है, मैंने नाम डाला है, सिटी डाला है, गेम डाला है, नेम डाला है, सिटी डाला है, गेम डाला है, स्टडी डाला है, टीचर डाला है। तो अब हमारे साथ क्या है कि हमारे पास सिटी का, गेम का, स्टडी का, टीचर के अलग अलग मास्टर बने हुए हैं। और अब हमें क्या करना है कि
जो हमारा ये स्टूडेंट का टेबल है, हमें यहां से डेटा फैच करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए, उसकी सिटी का नाम चाहिए, उसके गेम का नाम चाहिए, उसकी स्टडी का नाम चाहिए और उसके टीचर का नाम चाहिए। इन सब डेटा को फैच करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन का यूज करेंगे। इसी के साथ साथ हमने एक टेबल बनाई है और फीस। तो जिस जिस स्टूडेंट ने फीस दे दी है उसकी आईडी ये है। तो अब हमें अल्टीमेटली वो डेटा फैच करना है जिन जिन स्टूडेंट ने फीस जमा कर दी हुई है, उनकी हमें सारी की सारी डिटेल चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम, और सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कनेक्टिविटी यहां पे बना लेते हैं। कनेक्टिविटी के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं mysqli_connect। एक काम करते हैं फ्रेंड्स, इस बार हम mysqli का यूज नहीं करते हैं, हम लोग इस बार एक काम करते हैं, पीडीओ का यूज कर लेते हैं, क्योंकि काफी टाइम से मैंने किसी भी वीडियो में मेरे पीडीओ का यूज नहीं किया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पीडीओ के थ्रू यहाँ पे कनेक्टिविटी बना लूंगा। तो कनेक्टिविटी के लिए हमने बोल दिया MySQL। पीडीओ के बारे में फ्रेंड्स अगर आपको पता है पीडीओ कैसे चलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको पीडीओ के बारे में नहीं पता है कि पीडीओ कैसे एग्जीक्यूट होता है तो उसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका जो लिंक है वो भी आपके स्क्रीन में आ रहा है, तो आप वहां से जाके भी उसे समझ सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पीडीओ में कैसे होता है कि जैसे आप MySQL में कनेक्टिविटी यूज करते हैं, वैसे पीडीओ की जो कनेक्टिविटी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले आपका होस्ट, ऑब्वियस सी बात है होस्ट तो हमारा लोकल होस्ट होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ठीक है सेमीकोलन, और इसके बाद आ जाएगा हमारा डीबी नेम। डीबी नेम हमारा हो गया यहाँ पे यूट्यूब। बंद करते हैं, पासवर्ड यूजर नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। तो यहाँ पे पीडीओ में इस तरीके से आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, हमें एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। तो हमें देखिए क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट की टेबल से नेम। यहां पे फ्रेंड्स मैं ज्वाइन का यूज करता हूं। अगेन ज्वाइन के बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको ज्वाइन के बारे में क्लियर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे वो वीडियो में जाके ज्वाइन के बारे में अपने जो डाउट है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, एक बार डेटाबेस में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट की टेबल से हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, और बाकी चीजें हमें चाहिए अलग अलग टेबल से। city.city मैं एक बार पहले ये एसक्यूएल क्वेरी लिख देता हूं, फिर आपको एक बार बता देता हूं। एक बार मैं यहां देख लेता हूं क्या क्या मेरे पास, सिटी गेम स्टडी। सिटी हो गया, गेम की टेबल से मेरे पास गेम आ गया, स्टडी की टेबल से मेरे पास स्टडी आ गई, और टीचर की टेबल से मेरे पास टीचर आ गया। तो अगर आप ये देखेंगे तो मैंने जो टेबल यहाँ पे बनाई है, मैंने टेबल को इसी तरीके से बनाया हुआ है कि सिटी के अंदर मैंने सिटी लिया है, गेम के अंदर मैंने गेम लिया है, स्टूडेंट के अंदर मैंने स्टडी के अंदर मैंने स्टडी लिया है, और टीचर के अंदर हमने टीचर लिया है। सो ये चीज़ें आ गई। इसके बाद हमने एक यहाँ पे डाल दिया फ्रॉम, जो टेबल हम यूज़ करने वाले हैं। 5 टेबल हैं, स्टूडेंट, सिटी, गेम, स्टूडेंट, सिटी, गेम, स्टडी, टीचर, और एक कंडीशन डालनी पड़ेगी जो इनके बीच में आपस में रिलेशन है टेबल के बीच में। तो हमने बोल दिया जो स्टूडेंट की टेबल का सिटी है वो बराबर है सिटी की आईडी है, एंड स्टूडेंट की टेबल में जो गेम है वो बराबर है गेम की टेबल की आईडी के, एंड स्टूडेंट की टेबल में जो स्टडी है, स्टूडेंट की टेबल में जो स्टडी है वो है स्टडी टेबल की आईडी के, एंड स्टूडेंट की टेबल में जो टीचर है वो बराबर है टीचर की टेबल के आईडी के। इक्वल टू, एक बार चलते हैं एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देख लें, हमारा बराबर है, बराबर आ गई एसक्यूएल क्वेरी। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और टेबल बनाई है फी। तो फी के अंदर हमारे वो स्टूडेंट की आईडी है जिन जिन लोगों ने फीस दे दी हुई है। तो हम यहां पे एक और लगा देते हैं फी से भी, और यहां हम बोल देते हैं एंड स्टूडेंट डॉट आई डी इज इक्वल टू फी की टेबल की स्टूडेंट डॉट आई डी। तो ये बेसिकली हमारी अब कंप्लीट एसक्यूएल क्वेरी हो गई। अब चलते हैं एक बार,
और इस क्वेरी को अब हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि सब डेटा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेटा बराबर नहीं आ रहा है, कहीं पे तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ भी मुझे दिख गई कि यहाँ पे आइडियली ये डॉट होना चाहिए था, डॉट सॉरी यहाँ पे अंडरस्कोर होना चाहिए था। चलते हैं एक बार, परफेक्ट डेटा आ गया, यहाँ अंडरस्कोर कर देते हैं और यहाँ पे डॉट कर देते हैं। इसके बाद पीडीओ के थ्रू हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, कनेक्टिविटी को मैं सबसे पहले प्रिपेयर करा लेता हूँ। परफेक्ट। इसके बाद जो हमने स्टेटमेंट बनाया वेरिएबल, इसको हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं। एक एरे बना लेते हैं और ये जो हमने स्टेटमेंट बनाया है इसको हम इसके थ्रू हम डेटा को फेच कर लेते हैं। यहां हम डाल देते हैं pdo कोलन कोलन fetch अंडरस्कोर ASSOCFETCH। परफेक्ट। एक बार डेटा को हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि सब कुछ बराबर है कि नहीं है। चलते हैं, रीलोड। एरर आ गई, एरर ठीक है, FET स्पेलिंग गलत है, FETCH। रीलोड, पूरे का पूरा जो डेटा था वो हमारे पास आ गया। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि यही डेटा के थ्रू हम एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ TABLE टेबल, और इसके बाद मैं यहाँ पे मेरी एक रो बना लेता हूँ। हमने बना ली TR और इसी के साथ हम यहाँ पे जो TR है उसको क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर मैं कुछ टेबल डेटा डाल देता हूँ, तो हमारा नेम आ जाएगा। यहाँ पे जितनी भी मेरे पास सारे फील्ड डेटा आने वाले हैं मैं उन सबको यहाँ डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारी सिटी आ रही है, सिटी के बाद यहाँ पे हमारा गेम आ रहा है, गेम के बाद यहाँ पे हमारी जो थी स्टडी आ जाएगी और यहाँ पे हमारा जो टीचर है वो आ जाएगा। परफेक्ट। यहाँ तक होप सो। डॉट डाल देते हैं और इसके बाद एक फॉर ईच लूप चला लेते हैं। फॉर ईच में भी यही डाल देते हैं जो हमने यहाँ बनाया था, और इसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो ऊपर हमने str बनाया था इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली मैंने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे और सारा जो मेरा डेटा है वो वेरिएबल के अंदर डाल दिया। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक $ARR एज $list। और चलते हैं यहाँ पे $list, यहाँ पे हम ले लेते हैं नेम और एक बार खाली चेक कर लेते हैं डेटा बराबर है। डेटा तो बराबर है पर प्रिंट ही नहीं किया। जब तक प्रिंट नहीं करेंगे तो तब तक आउटपुट तो आपको देखिए दिखेगा नहीं। डेटा बराबर आ रहा है। दो काम करते हैं, एक तो इसमें बॉर्डर डाल देते हैं और ये जो हमने बनाया था ये सब जगह डाल देते हैं, सिटी के लिए, स्टडी के लिए, टीचर के लिए और ऑब्वियस सी बात है गेम के लिए भी। सिटी आ गई, यहाँ पे हमने डाल दिया गेम, यहाँ पे हमारा जो इसके बाद है वो है स्टडी और एंड में है हमारा टीचर। परफेक्ट। इसके बाद हम एक काम करते हैं, अब ये चेक करते हैं कि ये जो डेटा था हमारा इसको एग्जीक्यूट होने में एक्चुअली में टाइम कितना लगा। तो उसके लिए हमारे पास एक होता है माइक्रो टाइम। ट्रू पास कर देते हैं जिससे कि ये हमें पॉइंट्स में डेटा दे सके और यहां पे हम एक एंड में ले लेते हैं। टोटल टाइम देखने के लिए कि हमें कितना टाइम लगा हम राउंड का यूज कर लेते हैं। राउंड के थ्रू हम बोल देते हैं एंड माइनस START, 4। ये क्या करेगा अभी ये देख लेते हैं। एंड में देखिए तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि आपको ये जो क्वेरी थी डेटा प्रिंट करने में इसको इतना जो था टाइम लगा। अब हम क्या करेंगे, यही डेटा को कैशिंग के थ्रू लेके आएंगे और उसके बाद देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है डेटा के फेच होने पे। तो अब कैशिंग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, लेट्स से कैशे करके। तो अब जो हमारी कैशिंग की फाइल होगी वो हमारे ये फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक सबसे पहले वेरिएबल बना लेता हूँ कैशे अंडरस्कोर फाइल और हम बोल देते हैं कैशे का जो फोल्डर है उसके अंदर index.cache.php। तो जो हमारी ये पेज की कैशिंग की फाइल है उसका जो है ये नाम हो जाएगा। इसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो फाइल है वो यहाँ पे
इसको भी ऊपर डाल देते हैं। ओके, तो ये फाइल एग्जिस्ट करती है भी नहीं करती? अगर तो ये एग्जिस्ट करती है, फाइल अंडरस्कोर exist। अगर तो ये फाइल एग्जिस्ट करती है तब तो हम इसको इंक्लूड करा लेते हैं, और अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी जो हमारा है स्टोरी, इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब दो चीजें होंगी, ये फाइल अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी, और प्रेजेंट है तो ये फाइल इंक्लूड करा लेगी। अब अगर ये एल्स में जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स में जब ये कहाँ होगा सारा कुछ, इसके बाद हमें ये फाइल को इस पाथ पे क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे fwrite का, fwrite का, और हम यहां पे बोलेंगे कि ये फाइल को w मोड में हमें बेसिकली चाहिए। इसको ओपन करना पड़ेगा, तो हम बोल देंगे कि ये फाइल को ये मोड में हमें ओपन करके दे दो, और ये जो रिटर्न करेंगे एक हैंडल में ले लेंगे हम इसे। इसके बाद हम fwrite का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ये हैंडल पे ये डेटा डाल दो। कौन सा डेटा डाल दो? जो हमारे पास ऊपर आ रहा है। इसके बाद हम fclose का यूज कर लेंगे और इसको हैंडल को बंद कर देंगे। डन। चलते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है। बराबर है ये, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, और एक काम करते हैं, यहां पे हम एक मैसेज दिखा देते हैं, इको कैशे क्रिएटेड br डाल देते हैं, और यहां पे भी डाल देते हैं इंक्लूड करने से पहले फ्रॉम कैशे। चलते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, कैशे क्रिएट हो गई, और जो ये फाइल क्रिएट हुई इसको एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम लगा, और इस बार इसने कैशिंग में से डेटा उठाया। और अगर आप इस बार देखें तो देखिए, ये बेसिकली मैजिक है कैशिंग का। देखिए, जब आपने ये पिछली बार एग्जीक्यूट की थी तब इसको इतना टाइम लगा था, और इस बार अगर आप इसका टाइम देखेंगे तो ये इतना आपका जो टाइम था वो कम हो गया। तो कैशिंग का यूज करने से आपको फर्क ये बेसिकली पड़ जाता है कि जो आपका टाइम है वो कम हो जाता है, एग्जीक्यूशन का टाइम। क्योंकि इस बार आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप ये जो फाइल है, ये जो हमने फाइल बनाया, अगर आप ये फाइल को खोल के देखें तो इसके अंदर आपका HTML का डेटा पड़ा हुआ है। अब आपका जो डेटा निकल के आ रहा है वो बेसिकली यहां से निकल के आ रहा है। इस वजह से आपका जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो कम हो जाता है। अब अगर आप इसी सिनेरियो को समझें और आप देखिए, ये तो अभी जो हमारे पास डेटा है ये बहुत कम है, ये तो कुछ 20-25 हज़ार डेटा है। अगर ये डेटा लाखों में होता, लेट्स से अज्यूम ये 20 लाख 25 लाख डेटा होता, तो जब आप इसको डेटाबेस से फेच करते तो ये इतना स्लो हो जाता कि हो सकता था कि आपको 1 से 2 मिनट लगा दे। अब कैशिंग का यूज करने से आपको फायदा क्या हो जाएगा कि ये जब भी आपको फेच करके डेटा लाएगा, फर्स्ट टाइम ये टाइम लेगा, लेकिन अगली बार क्या करेगा, ये आपकी जो कैशिंग है, जो आपने ये फाइल बनाई, ये क्या करेगा, यहां से डेटा लेके आएगा। तो उससे आपको फायदा क्या हो जाएगा कि आपकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग कैशिंग का यूज करते हैं। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से अगर मैं स्टूडेंट की टेबल में जाऊं और ये स्टूडेंट का नाम चेंज कर दूं और इसको चेंज करके कर दूं लेट्स से विशाल, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये डेटा उठा रहा है टेक्स्ट फाइल से, और टेक्स्ट फाइल में अभी भी 883 है। तो अगला क्वेश्चन ये आया कि जब भी डेटाबेस में डेटा अपडेट होगा तो यहां पे तो अपडेट ही नहीं होगा। तो हमने तो जो अभी तक देखा वो तो गलत हो गया, क्योंकि अगर डेटाबेस में डेटा अपडेट हुआ है तो यहां पे भी तो अपडेट होना चाहिए था। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जो हमारा प्रोग्राम है उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो फाइल है जिसको हम चेक करा रहे हैं, हम जिस फाइल को एग्जिस्ट करा रहे हैं, हमें इसके साथ में एक टाइम भी लेना पड़ेगा। तो हमें यह बोलना पड़ेगा कि जब भी ये फाइल क्रिएट हुई थी, अगर उसको एक स्पेसिफिक टाइम हो गया है तो फिर से वो फाइल को क्रिएट करे, नहीं तो वो पुराने वहां से इंक्लूड करे। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, हमने डाला एंड, और हमारे पास एक फंक्शन होता है फाइल
m टाइम, ये क्या करता है, जब भी ये फाइल क्रिएट हुई थी ये उसका टाइम स्टैम्प आपको निकाल के देता है। तो यहां पे हम एक कंडीशन लगा देंगे, टाइम माइनस लेट्स से 10, या इसको 20 कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा अगर फाइल को क्रिएट हुए 20 सेकेंड हो चुका है, अगर फाइल को क्रिएट हुए 20 सेकेंड हो गया है तो फिर से क्रिएट करे, अदरवाइज वो यहां से उठाए। चलते हैं, देखिए रीलोड करते हैं। रीलोड किया, जैसे ही आपने रीलोड किया तो इसने क्या बोला, कैशे क्रिएटेड, और आपके पास ये नया नाम आ गया। अब अगर आप यहां चलें और अगर आप इसको कर दें यहां से चेंज होके अमित, अगर आप फिर से हिट करें तो ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम कैशे, अभी तक क्योंकि 20 सेकंड हुए नहीं है। जैसे ही 20 सेकंड होंगे तो देखिए क्या हुआ, फिर से कैशे क्रिएट हुआ और इसने क्या किया, अमित जो था नाम उठा लिया वहां से। तो ये बेसिकली तरीका हो गया आपका कैशिंग का। अब आपके पास फायदा क्या हुआ यहाँ पे, अगर आपका डेटाबेस में कुछ अपडेट होगा आपको वो भी मिलेगा, और अगर डेटाबेस में अपडेट नहीं हो रहा है तो भी आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बराबर चलती रहेगी। तो ये प्रॉपर जो मैंने आपको तरीका बताया, ये एक प्रोसेस होता है हमारा कैशिंग को यूज करने का हमारे किसी PHP के प्रोग्राम में। सो फ्रेंड्स, जो मेरा कैशिंग का जो ये वीडियो है मैं इसको यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप अगर किसी चीज़ को समझ नहीं पाए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो का जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट डालिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और फ्रेंड्स, अगर ये सोर्स कोड आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके वीडियो का सोर्स कोड भी ले सकते हैं। थैंक यू।